AWS कैसे लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, और कैसे मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, तो वो उतना उनके लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि मतलब उतने से उनका काम नहीं बनेगा। लेकिन क्या है ना, AWS ना एक अलग ही चीज़ है। अलग ही चीज़ इन द सेंस, कहने का मतलब कि एक अलग ही आने वाले टाइम में सब कुछ जो होगा ना डिप्लॉयमेंट का काम, वो सब जी AWS सर। पे या क्लाउड पे शिफ्ट होने वाला है। तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि खाली अपने डिप्लॉयमेंट के फील्ड से, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, अगर मैं पूरे आइडिया की बात करूँ तो। जी ठीक सर। है। तो तो निस- बताओ। बताना तो आपको है सर, आप जैसे कहेंगे वैसे ही क्लास चलेगा। हाँ हाँ। मतलब मुझे, नहीं, मैं आप बस आप, आपको क्या आइडिया है बताओ, वो तो मुझे पता ही है आपको कैसे लेके चलना है, फिर भी आप मुझे मुझे बता। कुछ आइडिया नहीं है सर। मैंने हाँ तो बताया था उडेमी पे क्लासेस, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं वो। तो हाँ। मैंने उस पे जाके देखा, तो देखा कि एडब्ल्यूएस का कुछ होता है कि हम्म। जिसमें डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन टाइप का होता है एडब्ल्यूएस पे। अच्छा अच्छा। तो तो मैंने उसके क्लासेस वैसे ज्वाइन किए। हाँ हाँ। उसमें पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, मतलब पहले ही क्लास में, जैसे कि जहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं सॉफ्टवेयर का आप लोग, हाँ हाँ। तो उसमें बोलने लगा कि ये जानना चाहिए, वो जानना चाहिए, ऐसे। तो वैसे तो मैं तो मतलब ए डब्ल्यू एस मुझे, मैंने तो इंस्टॉल करना नहीं सीख पाया। तो अच्छा मैं अच्छा। क्या बताऊँ। वैसे तो यूजुअली मैं करता हूँ, मतलब गूगल गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके पहले खुद ही देखता हूँ, हाँ हाँ। तब मैं क्लासेस करता हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ इंस्टॉल करना समझ में नहीं आया, तो मैं अब क्या कहूँ। ओके। तो देखो, मेन है ना कि AWS एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो खुद एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। अगर जी सर। उसको इंस्टॉल करने की अगर बात होती तो AWS की फिर बात ही नहीं होती कुछ। ठीक है, कोई नहीं, एक मैं बेसिक आइडिया दूंगा, आपको सब पता लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लैपटॉप है, और इस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है। और मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मुझे अचानक से इसके सारे फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। लेकिन ये लैपटॉप तो घर पे रखा हुआ है, तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊँगा इसे? जी, नेट से मतलब डाउनलोड करके। लैपटॉप तो घर पे रखा है ना, मैं नेट से कैसे एक्सेस कर पाऊँगा? कैसे? हाँ, जो इसके इंटरनली अंदर रखे हुए फाइल्स हैं, वो मैं, मतलब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है उनको एक्सेस जैसे करने का की। मतलब जैसे गूगल क्लाउड होता है जहाँ पे हम लोग सारा डेटा स्टोर करते हैं। वो तो फिर तो क्लाउड की बात हो गई ना, क्लाउड का तो एग्जांपल ही नहीं लेना है हमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो उसका प्रॉब्लम पता लगेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन आइडिया मिलेगा हमें, कि रिक्वायरमेंट क्यों आई इसकी। जी सर। हाँ। पता नहीं सर कि वो कैसे, मतलब तो फिर तो क्लाउड के बिना कैसे वो आप कर लीजिएगा, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, हम्म। अगर डेस्कटॉप आपके घर पे है और आपके पास। तो अब होता क्या है कि कंपनी सब जो काम करती है, अमेजोन स्टार्टिंग से ही आपका जॉइंट जॉइंट वर्क कर रहा था, ठीक है। हम्म, आपका 2002 के अराउंड ही उसने प्लान किया कि भाई, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस है, एक्स्ट्रा हम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं लोगों की, क्यों ना इन हाउस अपने लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कोई भी क्लाइंट कहीं से भी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे रिपोर्ट को एक्सेस कर सके, या जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेस कर सके। जैसे मैंने आपको एक गिटहब का एग्जांपल दिया था, है ना, जब हम उप्स डन कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, तो ऐसा थोड़ी ना है हम्म, कि मैं कोड कॉपी पेस्ट करके आपको भेजूंगा। कहीं हाँ ना कहीं एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन होना चाहिए जहाँ पर आप भी कोड राइट कर रहे हो, मैं भी कोड राइट कर रहा हूँ, और मैनेजर भी कोड को देख पा रहा है। सो ओवरऑल जो है हमारा कोड कमिट हो, और कमिट होने के बाद हमारा फाइनली प्रोजेक्ट वहीं पर रेडी हो जाए। यस या नो? ठीक है। जी सर। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि अगर मैं इसी लैपटॉप की बात करूं, इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर मेरे पास है, और उसको मुझे एक्सेस करना हो, तो ये लैपटॉप जब तक कनेक्ट नहीं है मेरे से, तब तक मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो जी फिजिकली सॉफ्ट, ये तो आपका फिजिकल डिवाइस है। और फिजिकल डिवाइस यानी ऑन प्रेमाइसिस डिवाइस हो जाता है। ऑन प्रेमाइसिस का मतलब होता है फिजिकली आपके पास अवेलेबल है। भाई, इसको चाह करके भी आप वर्चुअली एक्सेस नहीं कर सकते जब तक ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो क्यों ना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट बनाया जाए कि भाई, अपनी सारी चीज़ों को मैं वर्चुअली कनेक्ट कर सकूं, वर्चुअली कॉल कर सकूं। एक मिनट आदि रुकना, एक कॉल आ रहा है 2-3 बार, ठीक है। हम्म।
हेलो, आदि आवाज़ आ रहा है जी मेरा? सर। हाँ। जी सर, आ रही। ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सब अगर एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मान लेते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आप समझ पाओ, ताकि अगर हम सब एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर हम सब बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहोगे कि वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में बन रहा हो तो मैं एक्सेस ना कर पाऊँ, या मेरे लैपटॉप में बन रहा हो तो आप एक्सेस ना कर पाओ? नहीं सर। कोई हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पर आप भी एक्सेस कर सको, मैं भी एक्सेस कर सकूँ। तो जो जी सर। क्लाउड है ना, वो जस्ट कुछ नहीं है, वो एक वर्चुअल कंप्यूटर है आपका। वर्चुअल कंप्यूटर जो जस्ट खाली स्टोर नहीं कर रहा है, वो सब कुछ कर सकता है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। स्टोरेज से लेकर के, कंप्यूटिंग प्रोसेस से लेकर के, कनेक्टिविटी से लेकर के, नेटवर्किंग से लेकर के, सब कुछ कर सकता है। जो आप एक कंप्यूटर से करवा सकते हो सब कुछ कर सकता है। कहने का मतलब, हम एक कंप्यूटर से क्या क्या करवा सकते हैं? हम एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम उसमें अपना कोड राइट कर सकते हैं, और उस जी सर। कोड को एग्जीक्यूट करा के हम रन करके एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उस एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है? तो क्यों ना उस पर्टिकुलर कोड को मैं अपने सिस्टम में ना लिख करके मैं उसे वर्चुअल कंप्यूटर में लिखूं, ताकि उसको कोई भी एक्सेस कर सके और उसे वहीं पर रन करूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मशीन लर्निंग के आगे डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है, और वहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट होती है हैवी सिस्टम की, जहाँ पर जीपीयूज चाहिए होते हैं जो ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सके, है ना? जीपीयूज आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन जीपीयूज को अगर मुझे प्रोसेस करना है तो मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, यस या नो? जी सर। और मैं अपना सिस्टम अपग्रेड कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बजट का इशू है। तो उस केस में क्यों ना मैं किसी ऐसे वर्चुअल कंप्यूटर्स प्रोवाइडर से बात करूँ जो मुझे जस्ट इंटरनेट टच पे, इंटरनेट क्लिक पे मेरे को अपने वर्चुअल कंप्यूटर का एक्सेस दे दे, जिसमें जितना जीपीयू चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, जितना टीपीयू चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, जितना प्रोसेस मुझे चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, जब मुझे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मिल जाए। और इन केस अगर सर्वर डाउन होता है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद मैनेज करेगा। ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ। अब होता जी क्या है सर। कि फॉर एग्जांपल, जब हम सब घर पे बैठ के इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हम सब बना रहे हैं या हम सब कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट? बस कंज्यूम कर रहे हैं। बस कंज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मैन्युफैक्चरर कोई और है, इसको प्रोड्यूस करने वाला कोई और है। हम सब कंज्यूम जितना कर रहे हैं हम सब उतना ही पे कर रहे हैं। तो इन्होंने क्लाउड सर्विस को भी कुछ इस तरीके से लॉन्च किया कि भाई एक पर्टिकुलर वर्चुअल लोकेशन होगा, वर्चुअल कंप्यूटर होगा, उसको आप जितना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करोगे आप उतना ही पे करोगे। यानी कि पे एज यू यूज़ या पे एज यू गो मॉडल इनका रहता है। यानी कि अगर आपने 2 मिनट यूज़ किया तो आपको पूरे दिन का रेंट नहीं लगेगा, आपको कितने देर का रेंट लगेगा? बस 2 मिनट का रेंट लगेगा। तो वो ज़्यादा अच्छा था, या फिर आप पूरे दिन के लिए बाय कर लेते कोई चीज़ और कस्टमर नहीं आते और आप खाली बैठे रहते? बताइए। ऐसा भी हो नहीं सर, सकता दो था। मिनट का पैसा देंगे बस, 2 मिनट ज्यादा का। बेटर है। अगर एक मैं ऐसे शॉप की बात करूं जहां पर आपको पता है कि आज बहुत सारे क्लाइंट आने हैं, तो मुझे एक लोकेशन चाहिए, होटल एक बुक करना है मुझे, और पता लगा क्लाइंट मीटिंग नहीं हो पाई, तो उस होटल को तो पे करना पड़ेगा ना पूरे दिन का। लेकिन क्लाउड मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, और ये अमेजोन ने ही लॉन्च किया, उसके बाद देखा देखी मार्केट में बाकी लोगों ने प्लान किया कि भाई अगर आप 1-2 मिनट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ी, तो आप 1-2 मिनट के लिए पे करिए। आपको 1-2 मिनट में क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको बहुत हैवी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ी, बिल्कुल आपको मिलेगा, जस्ट आप उतने देर के लिए ही आप उस चीज़ को पे करिए। तो हम जो पर्टिकुलर कोड लिखते हैं, कोड डिप्लॉय करते हैं, हमारा सिस्टम लैपटॉप क्रैश हो सकता है, लेकिन AWS क्या होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग डेटा सेंटर्स में अलग अलग सर्वर्स मौजूद होते हैं, और उन सर्वर्स का काम होता है डेटा को सर्व करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, जिस भी रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है? अब डेटा सर्व करना, प्रोसेस करना, या अपने रिक्वायरमेंट के अलोंग करना, वो कैसे हो सकता है? अभी तक हम अपना कोड जो है वो किस में लिख रहे थे? जुपिटर नोटबुक में लिख रहे थे। और इसी का जी एक सर। बेसिक सा क्लाउड का एग्जांपल है कि यही कोड हम जुपिटर नोटबुक में ना लिख करके अगर यही कोड मैं गूगल कोलैब में लिखता, तो क्या कभी मेरा जुपिटर का कोड वो लॉस हो सकता है? सर, जुपिटर का कोड लॉस हो सकता है, लेकिन कोलैब का नहीं हो सकता है। कोलैब का क्योंकि नहीं हो सकता, कोलैब। बिल्कुल। कोलैब वर्ड ही आपको समझ में आ रहा है, कोलैब का मतलब क्या है? कि आपस में कोलैब करना। कोलैब का मतलब आपस में मिलजुल के काम करना। कोई होता है ना, म्यूजिक का ग्रुप का कोलैब होता है, आओ भाई कोलैब करते हैं, एक म्यूजिक फॉर्म करते हैं, ये गाना गाते हैं, यस या नो? तो ऐसे ही जी वहाँ सर। आप ग्रुपिंग में कोडिंग कर रहे हैं, और वो कोडिंग कभी खराब नहीं होगा, वो डेटा कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो किसके डेटाबेस में स्टोर है?
वो किसके सर्वर्स पे स्टोर है? वो गूगल के सर्वर पे स्टोर है। और क्योंकि हम हमारे पास रैम भी मिला हुआ है, हमारे पास रोम भी मिला हुआ है, लेकिन वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बेस पे मिला हुआ है, इसलिए वो मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब वर्चुअली आप सब चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअली आप सब चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कंप्यूटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है कहीं पर भी, कोई स्टेटमेंट में तो बताओ। एक सर ओवरऑल अगर आप समराइज करना चाहो तो क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ बताओ। सर मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन बस फास्ट से फास्ट, मतलब वर्ल्ड बेस्ट अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो हम्म। हम लोग कोई बेसिक से लैपटॉप पे भी बैठ के बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते बहुत हैं। बढ़िया। बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ही नहीं कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया। अब आप चाहते हो कि वो सॉफ्टवेयर दूसरों के लैपटॉप में इंस्टॉल हो, लेकिन वो मना करना चाहते हैं। वो कहेंगे नहीं भाई हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो पर्टिकुलरली वेबसाइट बेस्ड हो, यानी कि वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर हो। तो उस केस में आप अपना कोड कहीं पे तो रखना चाहोगे ना, आप अपना डिप्लॉयमेंट कहीं पे तो करोगे, आप अपने लैपटॉप में तो करोगे नहीं, क्योंकि आप अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तभी वो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। सॉफ्टवेयर नहीं ओपन रखोगे तो वो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, राइट? जी तो सर। उस केस में आपको एक ऐसा क्लाउड लोकेशन, वर्चुअल लोकेशन चाहिए जहां पर आपका सारा सोर्स कोड हो, और उस सोर्स कोड को आपका फाइल रीड करे, एग्जीक्यूट करे, सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करे, और जो जो क्लाइंट जिन जिन को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उन सबको वो मिल जाए। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आप अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप दे रहे हो। तो आप अपने ओके। सॉफ्टवेयर को वहाँ पर बना के पहले से रख लोगे और एज अ सर्विस आप यूज़ करोगे। जैसे कि नेटफ्लिक्स है, आपको पता है कि नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी है, उनका खुद का सर्वर लोकेशन नहीं है। उन्होंने हाँ। सब कुछ बाय किया हुआ है किससे? अमेजोन से बाय किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई ना हम कंप्यूटर चलाएंगे, ना हमें मूवीज़ को स्टोर करने की डेटा की रिक्वायरमेंट है, मतलब हम नहीं रख सकते हैं। हमें ऑलरेडी जो मार्केट में बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, हम उनका यूज़ करेंगे, यानी कि अमेजोन का यूज़ करेंगे। अमेजोन ही हमें लोकेशन प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम अमेजोन S3 बकेट से समझेंगे। अब कुछ ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो आदि, इसको एज अ डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझना ही समझना, लेकिन एक ना अलग डायमेंशन ओपन हो जाता है जब आप AWS को समझते हो, ठीक है? जी सर। AWS को करने का आपने जो करिकुलम ऑप्ट किया है वो जस्ट नॉर्मल AWS नहीं है, वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए कि भाई मेरी ये इशू है, मेरे को ये डिप्लॉय करना है, मेरे को ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपके पास उसको सॉल्यूशन देना का सब कुछ पता होना चाहिए। तभी तो आपका क्या नाम है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। कि किस तरीके से क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उन सब का आर्किटेक्चर व्यू आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ऑल्दो आगे जाके आप इसका सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। वैसे मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा करने की, क्योंकि उतना यूज़ पड़ता नहीं है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर, जो AWS की तरफ से खुद से सर्टिफिकेट आता है, ठीक है? अब अगर जी बात सर। करें तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। भाई आप अपना, आपने कभी वेबसाइट को होस्ट करने का नाम सुना है? कि वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसका क्या हाँ, मतलब होता है? मतलब नहीं पता है, लेकिन सुना जरूर है कि वो थोड़ा अंदाज़ा होस्टिंग लगाओ, वेब, अंदाज़ा लगाओ। मतलब कि सर कोई एक, मतलब जैसे कि कोई एक वेबसाइट बिल्डिंग का, वो वेबसाइट बिल्डिंग का कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो हम्म। जहाँ पे जाके आप अपना वेब, जहाँ पे जाके आप एक पोर्टल बाय कर सकें और उस पोर्टल पे अपने नाम से वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, सही जा रहे हो, थोड़ा सा सही जा रहे हो। अब जैसे कि होता क्या है वेब होस्टिंग में, वेब होस्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपका सारा सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड आप भली भांति जानते हो। अगर मैं HTML की फाइल है तो मेरी HTML की फाइल सोर्स कोड हुई, यानी कि सारा कोड मेरा यहाँ पर स्टोर है। अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मेरी CSS की फाइल हुई, राइट? अगर मैंने जी अपने सर। वेबसाइट का मेन पेज बना रखा है तो वो मेरा इंडेक्स पेज हुआ, और बाकी मेरे अदर पेजेस हुए हैं वेबसाइट के, यस या नो? जी भाई सर। एक मैंने फाइल बना रखी होगी किसके, डेटाबेस से कनेक्टिविटी की डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, यस या नो? जी सर। एक मिनट, कनेक्ट गलत लिख दिया, हाँ, डेटाबेस से हाँ, कैसे कनेक्ट करें? डबल एन। CONNECT, ठीक है? डेटाबेस जी से सर। कैसे कनेक्ट करें?
और इसके साथ साथ यही नहीं होगा, इसके साथ साथ भाई मेरा वेबसाइट में इमेजेस की भी तो रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। हो सकता है मेरे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ऑडियो की रिक्वायरमेंट हो सकता है मेरा वेबसाइट वीडियो मॉड्यूल पे काम करता हो, बहुत सारे वीडियोस स्टोर हो उसके पास, या ये भी हो सकता है मेरा वेबसाइट जो है वो फाइल को प्रोसेस करता है। जैसे आपने आई लव पीडीएफ का नाम सुना होगा, है ना? हाँ हाँ। आई लव पीडीएफ क्या करता है, वो एक फाइल को दूसरे फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके वेबसाइट पे हम सब क्या करते हैं, उसके बस वेबसाइट यहाँ पे से हम सब फाइल अपलोड अब। करते हैं। अब सोचो हाँ कि अगर आप एक वेबसाइट बनाओ, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो डेटाबेस आपके सिस्टम में होता है, और आपके सिस्टम में डेटाबेस होने का मतलब है कि आपका सिस्टम का स्पेस भरेगा। तो वो सिस्टम का स्पेस आप तभी तक भरवा सकते हो ना जब तक आपके सिस्टम में स्पेस है। तो क्यों ना हमें कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल मिल जाए जहाँ पर वो हमें स्पेस प्रोवाइड करे, जहाँ पर वो इन सारे कोड को कंपाइल करने में हेल्प करे, जहाँ पर वो इस वेबसाइट को रन करने में हमें हेल्प करे, और वही बंदा और वही कंपनी प्रोवाइडर हमारे लिए क्या बन जाता है, होस्ट प्रोवाइडर। होस्ट प्रोवाइडर का मतलब है कि वो इन सारे फाइल को प्रोसेस करेगा, प्लस में वो हमारे इन फाइल को एक आईपी एड्रेस पे थ्रो कर देगा। आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू एक एड्रेस होता है, जैसे हम सबका घर का एक अपना एड्रेस है ना, वैसे ही एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे जब हम लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर जो यूआरएल लिखा रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? जैसे कि जी सर। अगर मैं आपको शो करूँ, यहाँ पर जुपिटर नोटबुक जो हमने लॉन्च किया था, यहाँ पर एक हमारा एड्रेस आ जाता है यूआरएल, वो अभी हमारे लिए क्या है, हमारा आईपी एड्रेस है। हम जब किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, हमारा आईपी एड्रेस है। ये हमारा आईपी एड्रेस है। लेकिन आईपी एड्रेस ना क्या होता है कि आईपी एड्रेस ना हर कोई याद नहीं कर सकता है। तो ये जो होस्ट प्रोवाइडर होता है ये क्या करता है, इस आईपी एड्रेस को डीएनएस के थ्रू, जो कि आप एडब्ल्यूएस में पढ़ोगे कि डीएनएस के थ्रू क्या करता है, वो इसे कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल नेमिंग में। और नॉर्मल नेमिंग क्या होता है कि भाई मैं 192.230 234 पॉइंट, अच्छा पॉइंट नहीं लगा इधर, समथिंग 234.34 पॉइंट समथिंग ज़ीरो, अगर ऐसा मेरा आईपी एड्रेस है, इसको मैं किस नाम से जानूंगा, इसको मैं www डॉट आदि AADI आदि विद्या .com समथिंग मैं इस नाम से जानूंगा। आप समझे इसका मतलब कि जब आप वेबसाइट पे ये सर्च करते हैं ना, एक्चुअली ये सर्च होता ही नहीं है, ये जाता है इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और इस आईपी एड्रेस पे आपका सारा फाइल रखा हुआ है, और ये आईपी एड्रेस हिट होता है और ये सारा फाइल प्रोसेस होता है आपका। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली वेबसाइट जो होस्ट प्रोवाइडर होता है वो यही काम करता है। अब आपका जो होस्ट प्रोवाइडर है, जितना आप उसे पैसा दोगे, जितना आप उसे बजट बनाओगे, वो उतना फाइल प्रोसेस करने में कैपेबल है, जितना नहीं बताओगे उतना नहीं है। तो ऐसे ही अमेज़ॉन भी ये काम करने के लिए रेडी है, और उसको बोला जाता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अब कल को एक बात बताओ, आप सीखे हो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट के फील्ड में क्या काम हो सकता है, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में काइनेसिस नाम का AWS का आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसमें आप क्या करेंगे कि डेटा, बिग डेटा, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है, ANALYTICS, लेकिन कभी भी आपको मैंने बिग डेटा टर्म के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं किया था, याद होगा नहीं। आपको। बिग जी डेटा सर। एनालिटिक्स क्या होता है कि भाई जब बड़ी बड़ी कंपनी, जाइंट कंपनी अपने डेटा को एनालाइज करना चाहे, उनके पास मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस में डेली का डेटा आता है, ऐसा नहीं है एक बार का डेटा रखा है, तुरंत इंस्टेंट डेटा आता है, रियल टाइम का डेटा आता है। जैसे अभी कितना बज रहा है, अभी आपका एक 10:22 50 हो रहा है, 10:22 पे कितने लोगों ने फेसबुक पे लाइक किया होगा, बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियो शेयर किए होंगे, बहुत जी सर। लोगों ने बहुत सारे कमेंट अभी थ्रो किए होंगे। तो ये रियल टाइम एनालिसिस है। इन सारे डेटा को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, इन सारे ये, क्योंकि ये सारे बिग डेटा हैं, तो इन सब को प्रोसेस करने के लिए भी जो डेटा एनालिटिक्स होगा वो कैसा होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स होगा। तो अमेज़ॉन ये बना बनाया टूल प्रोवाइड करता है जो आपके डेटा को रीड आउट करके आपके लिए रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोवाइड करने में कैपेबल है। और यही काम आपका गूगल भी कर सकता है, और इसीलिए गूगल के क्लाउड प्रोवाइडर को हम बोलते हैं GCP। सुना होगा जी। आपने नाम, राइट? गूगल क्लाउड ये सर। प्रोवाइडर। और ये गूगल क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है आपके लिए, यही गूगल क्लाउड प्रोवाइडर आपको गूगल एनालिटिक्स वो प्रोवाइड आपको करते कराता है कि भाई आप अपने वेबसाइट का या आप अपने डेटा का आप रियल टाइम एनालिटिक्स आप
देख सकते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब का अकाउंट है तो मेरा जो एनालिटिक्स है वो मेरा रियल टाइम है कि कितने सब्सक्राइबर बेस बने, कितना गेन हुआ, कितने लोगों ने व्यूज़ देखा, कितना नहीं देखा। वो रियल टाइम एनालिटिक्स है। और वो रियल टाइम एनालिटिक्स, आप ये सोचो ना कि आप छोटी कंपनी के लिए काम नहीं करोगे। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे तो उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो इन हाउस सर्वर बनाए। इन हाउस सर्वर का मतलब क्या होता है कि सब कुछ कंपनी में मौजूद है, मतलब सारा कंपनी का डेटा कहाँ मौजूद है, उस कंपनी में मौजूद है, राइट। और जी सर। वही उसी कंपनी में इंटरनेट के थ्रू सर्व कर रहा है, और वो उस कंपनी से डेटा बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड आईपी एड्रेस पे ही एक्सेसिबल है। इसलिए आप देखते हैं कि जो कंपनी के लैपटॉप होते हैं वो कंपनी के वाईफाई पे काम करते हैं, और इन जनरली कभी कभार घर के वाईफाई पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेस नहीं दिया गया रहता है, राइट। तो वो जो जी इन हाउस सर्वर है, कल को कुछ आपका मतलब नेचुरल इवेंट हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, अर्थक्वेक, या आपका नेचुरल इंसिडेंट हो गया, फायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सर्वर तो खराब हो गया, वो सर्वर तो गया। अब वो सर्वर गया तो वो डेटा कहाँ गया, उसके अंदर जो था डेटा भी गया। नॉट। अब डेटा भी क्योंकि लॉस हो गया, सर्वर भी आपका गया, तो भाई उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो डेटा रिकवर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको फिर डेटा रिकवरिंग के लिए अलग अलग टूल्स पे, अलग अलग टेक्निक्स पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि एक दिक्कत है। क्यों ना ऐसा ही एक कॉपी, एक सर्वर का कॉपी मैं दूसरे लोकेशन पे बना दूं? क्या वो पॉसिबल है? जो उस कंपनी में मौजूद ना हो लेकिन कहीं और मौजूद हो। और क्यों हाँ। ना उसका एक और कॉपी मैं तीसरे जगह बना दूं, जहां पर इनकेस अगर एक दो जगह दिक्कत भी आ जाती है तो मेरा तीसरा जगह भी सेफ मौजूद होगा। बताइए। जी सर। और क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जैसे ही एक सर्वर कोलैप्स होता है, विद इन मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में मेरा दूसरा सर्वर एक्टिव हो जाए, या एक सेकेंड मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा करता, ऐसा ऐसा मतलब हाँ होता है, हो सकता है। हो सकता है ना भाई, यही काम तो AWS करता है। अब अच्छा। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि वो करता क्या, वो यही काम तो करता है कि इन केस अगर कोई कैटास्ट्रॉफिकली या कोई नेचुरल इंसिडेंट अकर होता है, तो उस केस में आपका सर्वर तो कहाँ मौजूद है, डेटा सेंटर्स में बोला जाता है उन्हें। और हर डेटा सेंटर किसी ना किसी रीजन में अवेलेबल होता है, और रीजन का मतलब होता है एक बहुत ब्रॉडर एरिया। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कहाँ अवेलेबल है डेटा सेंटर? हमारे दो जगह अवेलेबल है, एक तो मुंबई में और एक हैदराबाद में। किसके? अमेज़न के। अब कभी कभार क्या होता है कि ना कुछ गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस होते हैं कि भाई आप हर जगह नहीं बना सकते, और दूसरे ये भी कंप्लाइंसेस होते हैं कि अगर आपने बनाया तो आपका डेटा कहाँ होना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप की कंप्लाइंसेस को भी फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है, कुछ भेजा है क्या आपने मुझे? नहीं सर। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। तो कभी कभार हमें कंप्लाइंसेस को फुलफिल की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि रीजन बहुत फिक्स्ड होते हैं, और रीजन के अंदर, हर एक रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन होता है। क्या होता है अवेलेबिलिटी जोन? मतलब जो एरिया, मतलब जिसको वो कवर करता है, मतलब कि कोई भी एक डेटा सेंटर किस एरिया में ऑपरेट करेगा वो, मतलब कितने दूर का। हम्म। Amazon है। इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैं अगर बात करूं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हम कितने रीजन में अवेलेबल हैं। जैसे दैट एक इज। याद करिए, जब हम पावर बीआई का रिपोर्ट बना रहे थे तो उसमें 4 रीजन थे ना हमारे, हम्म। सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। सोचिए वो 4 ही रीजन थे, क्योंकि वो यूएसए की बात हो रही थी, और ये किसकी बात चल रही है? ग्लोबल लेवल पे। तो कितने रीजन है इनके? 33। और आपको पता है एक रीजन बहुत बड़ा एरिया होता है। और हम्म। ओवरऑल रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन हैं? 105 अवेलेबिलिटी जोन है। एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नया नया बनाए तो एक ही हो सकता है, लेकिन एक से फ़ायदा नहीं है। उस एक अवेलेबिलिटी जोन में एटलीस्ट 2 या 3 डेटा सेंटर्स होने चाहिए। अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब होता है, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये जो मुंबई वाला है ये 2016 में बना था। इसमें कितने अवेलेबिलिटी जोन है? 3 अवेलेबिलिटी जोन है। और लोकल जोन्स 2 है। यानी कि उन अवेलेबिलिटी जोन में दो अलग अलग लोकल जोन है, जो 40-50 किलोमीटर सेपरेट होंगे आपस में। कल को अगर एक और हर एक अवेलेबिलिटी जोन में 2-3 डेटा सेंटर्स होंगे, और हर 2-3 डेटा सेंटर्स एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे होंगे। कल को इन केस आप बोलते हो कि भाई एक सर्वर में दिक्कत आ गया, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा? लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में। उसी प्रोसेस को बोलते हैं लोड मैनेजमेंट।
वो लोड तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे पे। और कल को कोई नेचुरल इंसिडेंस होता है, यहाँ नुकसान हो जाता है, तो विद इन आपका दूसरा जो अवेलेबिलिटी जोन था वहाँ पर डेटा चले जाएगा, मतलब डेटा वहाँ से एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये फ्री में होता रहता है? नहीं, इन सब के लिए कंपनी चार्ज करती है। आप आपसे उतना ही चार्ज करेगी जितना आपने यूज़ किया है, जितना आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई ये सर्विसेज हमें चाहिए। क्लियर? तो ये ओवरऑल जो इनका वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है कि भाई AWS मार्केट में पायनियर है और अभी मार्केट में टॉप पर है। इसको हिलाना, इसको इससे मतलब ऊपर बच के जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा कौन है मार्केट में लीडर? ये तो लीडर है। गूगल। दूसरा कौन है आपका? माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। वो भी यही काम करता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 100+ सर्विसेज आपको AWS देता है, एज्योर भी देता है, वो सारे सर्विसेज हैं। और वही सारे सर्विसेज गूगल भी देता है। लेकिन क्या डिफरेंस है? जो मार्केट में पहले आएगा वो पहले नाम कमाएगा। और AWS अभी से नहीं है, 2002 से ही चल रहा है और अभी मार्केट में टॉप लीडर में है। ठीक है? जब हमने पावर बीआई का गार्टनर क्वाड्रेंट देखा था ना, तो गार्टनर का यही काम होता है, वो टूल्स को कंपेयर करता है मार्केट में लीडर क्वाड्रेंट में कौन है। तो लीडर क्वाड्रेंट में भी आपका AWS ही आ जाता है। कोई डाउट इसमें? ओवरऑल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ आइडिया मिला कि AWS काम क्या कर रहा है एक्चुअली, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसका नाम क्लाउड क्यों रखा हुआ है और कंप्यूटिंग क्यों है? जी सर, समझ गया। क्या इशू ये इसमें, मतलब क्लाउड और कंप्यूटिंग क्यों रिप्रेजेंट किया गया इसके नेम में? सर क्लाउड इसलिए किया किया गया क्योंकि ये एक मतलब वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। हम्म। और मतलब कि जो मतलब मेन इशू इस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का यही था कि डेटा लॉस का जो मेन जो चांसेस था कि मतलब कहीं भी मतलब, और जो डेटा लॉस का चांस था, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटा कम इस उसको सबको आप इंटरनेट पे ट्रांसफर कर दिए। इस चीज के लिए आप अब क्लाउड का अब यूज करते हैं। आपका छोटा सा कंपनी है, क्या आप सर्वर बनाने में अलग से पैसा खर्च करोगे? सर्वर नहीं। का अलग पैसा जाएगा। और सर्वर छोटे मोटे कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, उनके लिए जी। अलग से आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से लैन वायर पे काम करना पड़ेगा, अलग से कनेक्टिविटी मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा, नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा, अलग से 2-4 बंदे बैठा के रखने पड़ेंगे। बड़े बड़े कूलिंग टावर, ये बड़े बड़े कूलिंग फ़ैन आपको लगा के रखने पड़ेंगे क्योंकि हीट बहुत जनरेट होता है। और फिर हार्डवेयर का अलग खर्चा, सॉफ्टवेयर का अलग खर्चा। एक छोटी सी कंपनी के लिए उतना आप ही बताओ मैनेजेबल है क्या? नहीं है। नहीं सर। लेकिन वही छोटी सी कंपनी अगर 2,500-3,000 रुपये दे के उन्हें सब कुछ बड़े बड़े लोकेशन में छोटा छोटा जगह मिल सकता है, तो उनके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? जी वो सर। वही चीज़ है, AWS वही प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप कंप्यूटर हमारा यूज़ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज़ करो, और पे उतना ही करो जितना आपका लगना भी नहीं है। अगर आप अपना बनाने ज़्यादा लगता, और आप इनके इनफैक्ट आप बना भी नहीं पाते क्योंकि सिक्योरिटी फेलियर्स हो जाते बहुत सारे। लेकिन अगर आप हमारा यूज़ कर रहे हो तो आपको जस्ट रेंट के बेसिस पे करना पड़ रहा है, और वो भी बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर क्लाउड सर्विसेज की बात करूँ तो 100+ तो मोर हैं ही जो कि यूज़ होते हैं। लेकिन AWS के पास 250+ क्लाउड सर्विसेज हैं। अब उस 250+ में पता है आपने एक चीज़ को ऑप्ट किया, वो क्या है? दे- डेटा सर। एनालिटिक्स। अब आप सोचिए जी सर। कि क्लाउड कितना बड़ा है, और उस 250 का एक पार्ट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो बस क्लाउड के लिए। तो 250+ क्लाउड सर्विसेज, तो आदि ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब अगर ये AWS के बेस पे हम चलेंगे तो कुछ डाउट होगा। नहीं हम सर। डीए तो कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने एनरोल किया है तो फिर पूरा आपको आइडिया मिले। फिर आधा जी अधूरा सर, जानकारी लेने मतलब का वो कोई फ़ायदा नहीं। कोर्स कैसे चलेगा, ये तो आप डिसाइड कीजिएगा ना सर। हाँ हाँ। वो। नहीं, करिकुलम जो है ना वो डिसाइडेड तो है पहले से, लेकिन ये मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ जो AWS लाइन में जाना चाहें। ठीक है? जी। अब क्योंकि आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आपके लिए एक फिर प्लस पॉइंट है, क्योंकि कल को अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे ना तो AWS लिखा रहता है, लेकिन ये जो AWS आपका चल रहा है ये उससे 10 गुना ज़्यादा आप सीखोगे, उस AWS से 10 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि ये ओवरऑल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, ये बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप में सर्विसेज। ठीक है? तो जी ओवरऑल सर। अगर बात करें तो आपका टॉप अभी मार्केट में टॉप पर यही है। ठीक है?
चलिए जी हम सर। मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि मेन चीज़ हमारा क्या होगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी भाई। कंप्यूट करना पड़ेगा और सिंगल टच पे आ जाए तो इसलिए हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं। कंप्यूटर सर्विसेज हमें पता ही है। कंप्यूट सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि कंप्यूट करने में कैपेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक ना विंडोज़ का इंस्टेंस बना के दो। इंस्टेंस वर्ड आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने उप्स में पढ़ा रखा है आपको कि एक उसका कॉपी बना के दो मुझे। इंस्टेंस का मतलब एक क्लास है और उस क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के कॉपी। दो, है ना, कॉपी ऑब्जेक्ट एक बना के दो, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक मुझे विंडोज़ का इंस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा वर्चुअल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जहाँ पर मैं कुछ अपने फाइल रख सकूँ और उसमें कुछ एप्लीकेशन रन कर सकूँ। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना वो वर्चुअली है, मतलब मेरे पास नहीं है अवेलेबल, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू मैं कनेक्ट करूँगा तो वो सब कुछ है उसके पास। जैसे मेरा विंडोज़ वर्चुअल ये मेरा फिजिकल सिस्टम है ना, ऐसे ही वो मेरा वर्चुअली मेरे लिए ओपन हो जाएगा। अगर आपका मन है कि इस विंडोज़ में आप अगर लिनक्स चलाना चाहते हो, क्या मैं यहाँ पर चला सकता हूँ इसमें? नहीं सर, वो तो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, पूरा अरे उसका। इसमें तो कर ही नहीं सकता इंस्टॉल, क्या इसमें कर ही नहीं सकता मैं। ये तो अच्छा। विंडोज़ बेस्ड है ना, इसमें मैं लिनक्स कैसे चला लूँगा? अच्छा। ठीक है, इसमें तो मैं नहीं चला सकता भाई, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है। लेकिन क्लाउड यही चीज़ प्रोवाइड करता है, वो मेरे को उस वर्चुअल लिनक्स कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और यहाँ पर मैं उसे ऑपरेट कर सकता हूँ। भाई ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि आप माउस क्लिक करो, आप जो करना चाहो, फाइल राइट करना है, रीड करना है, क्रिएट करना है, वो सब काम आप कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है उस सिस्टम में, आप वो भी कर सकते हो। उसे रन करना है वो भी कर सकते हो। उसे रन करते वक्त छोड़ देना है वो भी कर सकते हो। उसे ऑटोमेटिक रनिंग पे डाल देना है वो भी कर सकते हो। टेस्टिंग पे डाल देना है वो भी कर सकते हो। सब काम हो सकता है। हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा, लेकिन हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा लेकिन वो बंद नहीं होगा। अगर मैं जी आपसे सर। बोलूँ मुझे मैक चलाना है इसमें, तो मैक तो यहाँ नहीं चल सकता, लेकिन वहाँ चल जाएगा अगर मैं AWS क्लाउड के थ्रू चलाना चाहूँ। तो कहने का मतलब कि नॉट ओनली कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से फेमस आपके ये हैं कंप्यूट करना, दूसरा स्टोर करना। अब स्टोर करने के लिए क्या हो सकता है आपका? भाई अमेज़न का S3 बकेट हम इसमें सीखेंगे, जिसका काम हम डेटा एनालिटिक्स में भी देखेंगे, मशीन लर्निंग में भी, कि हम अपने फाइल को, जो सीक्वल के क्वेरीज हम सीखे हैं ना, वो सीक्वल के क्वेरीज हमारे यहाँ पर रन करेंगे कि कैसे हम S3 बकेट का और कैसे अमेज़न ग्लू का यूज़ करके हम यहाँ अमेज़न स्टोरेज पे काम करते हैं, कैसे हमारा डेटा वेयर हाउस यहाँ पर कनेक्ट होता है, कैसे डेटा पाइपलाइन क्रिएट किया जाता है, और कैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट होकर के हमारे पास फिल्टर आउट होकर के आ जाता है। और छोटा मोटा डेटा नहीं, बिग डेटा, वो भी हमारे लिए वर्क करेगा ये। और ये स्टोरेज हम बाय करेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब अमेज़न क्या करता है कि लर्निंग पर्पस के लिए ना हमें 1 साल के लिए आपको आइडिया भी होगा, फ्री अकाउंट प्रोवाइड करता है। और ये मोर देन इनफ है कि पूरे अमेज़न को समझने के लिए। भाई 250 प्लस सर्विसेज हैं, जिसमें से आप आप ये मान लो कि 50 प्लस आपको, जो जो प्रॉपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है हम्म। ज़्यादातर वो यूज़ करता है, क्योंकि 250 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे मेन पॉइंट है कि ये सारे सर्विस ना इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड यानी कि इंटरकनेक्टेड है, एक नहीं आता है तो दूसरे में प्रॉब्लम फंस जाएगा। ठीक है, डेटा बेसिस पे काम करना हो, स्टोरेज पे काम करना हो, नेटवर्किंग पे करना हो। नेटवर्किंग क्या होता है भाई? नेटवर्क तो एक जगह से डेटा दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन। कराना है, उसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, तो वो नेटवर्किंग के थ्रू करेंगे। आपने AWS से पहले जब आपने सर्च किया होगा तो डेवऑप्स के बारे में कुछ नाम सुना होगा हाँ, इसके बारे में डेवऑप्स। कभी? डेवऑप्स सुना है सर। हाँ, कुछ आइडिया है इसका? बस डेवऑप्स सर, मतलब उतना आइडिया तो है नहीं, पर रिक्रूटमेंट के टाइम डेवऑप्स ठीक है, के बंदे हायर करते थे हम लोग। डेवऑप्स के बंदे हायर करते थे। अब ये वर्ड ना हमेशा ध्यान रखना कि डेवऑप्स बहुत सिंपल वर्ड है, बस जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। डेव का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है, और ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशंस, या इसे प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे प्रोडक्शन भी कहते हैं, सर APRODECTION। डेवऑप्स पी का आर ओ अपना एक साइकिल होता है, वो और उसको बहुत मतलब बढ़िया, फर्स्ट ठीक है, बहुत उसको बढ़िया, फर्स्ट रन करा के उसको, मतलब वो एक तरह से ऑटोमेशन कर पे वो चला जाता है। बिल्कुल सही। और वो वो जो डेवऑप्स का साइकिल होता है उसे हम CI/CD साइकिल या CI/CD पाइपलाइन कहते हैं। सी कंटिन्यूअस बिल्कुल, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस
बिल्कुल, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यू ऑफ डेवलपमेंट बोलो, ठीक है। जी इसका सर। मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सब अपना कोड राइट कर रहे थे, अभी एक बेसिक से एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। हम सब अपना कोड राइट कर रहे थे, हम सब अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में कर रहे थे। हमारा एनवायरनमेंट क्या था? एनाकोंडा का एनवायरनमेंट। कौन सा था एनवायरनमेंट? एनाकोंडा का जुपिटर एनाकोंडा। एनवायरनमेंट, कोई डाउट नहीं। और वही यस। अगर मैं डिप्लॉय करूं, मैं चाहूंगा कि वो मेरा वेबसाइट पे डिप्लॉय हो जाए मेरा मॉडल, तो भाई उस वक्त एनवायरनमेंट चेंज हो गई ना। उस वेबसाइट को जो कंट्रोल कर रहा है वो तो दूसरा होस्ट प्रोवाइडर है। उसके पास हो सकता है एनाकोंडा एनवायरनमेंट हो या ना हो, या दूसरा एनवायरनमेंट हो। तो मैंने जो यहाँ पर कोड लिखा वो गारंटी तो नहीं है कि वो वहाँ पर रन करेगा। जी तो सर। ऐसे में कंपनी में क्या होता था कि भाई जो प्रोडक्शन का जो डेवलपमेंट का बंदा होता था, वो बोलता था भाई मेरे एनवायरनमेंट में तो ये काम कर रहा है, तुम्हारे एंड में दिक्कत है। और जो प्रोडक्शन का बंदा होता था वो कहता था नहीं भाई, मेरे में काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे में एंड पे ही प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे में क्या हो जाता था कि प्रोडक्शन ही रुक जाता था। भाई हर कोई एक दूसरे पे प्रॉब्लम करने लग जाता था ना, कि भाई आप अपने एनवायरनमेंट में चेक करो क्या इशू है, दूसरा बोलता था अपने एनवायरनमेंट में देखो इशू क्या है। तो ऐसी तीसरे बंदों की ज़रूरत पड़ी डेवऑप्स इंजीनियर्स की, जो दोनों चीज़ देखे, जो प्रोडक्शन लेवल पे भी देखे, जो डेवलपमेंट लेवल पे भी देखे, और हर बार हर एक साइकिल कंप्लीट होने पे उसको डेवलप करे और उसको प्रोडक्शन पे रन करके देखे। अगर ये साइकिल परफेक्ट रन करती है तभी अगला डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो। अदरवाइज यहाँ पर अगर प्रोडक्शन में रन नहीं किया तो तुरंत फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको हम क्या कर देंगे, रीडेवलप में भेज देंगे। तो ये डेवऑप्स जी सर। सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब यही डेवऑप्स सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? अमेजोन भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा विद इन योर, आपके कलीग्स, क्लाइंट, इन सब के बेसिस पे, ताकि आप रियल टाइम में डेवलप कर सको, रियल टाइम में प्रोड्यूस कर सको, और रियल टाइम में टेस्ट भी कर सको। उसके लिए अलग से आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक है। तो जी सर। ये जो पर्टिकुलर डेवऑप्स सर्विसेज है, ये भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब आप यहाँ पर चूज़ करते हैं अपने, अगर हम अपने पर्पस के लिए देखें तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। IaaS हो जाता है, PaaS हो जाता है, और SaaS हो जाता है। अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूँ तो हमारा जाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि हम बोलेंगे भाई कि मुझे ना खाली मेरा सॉफ्टवेयर रन करना है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड कर लो। ये आप सर मतलब कौन? मुझे एक चीज़ पूछना था सर। बताइए। हाँ। आपने आपने जैसे बताया कि डेटा सेंटर होता है ये सब, हाँ। ये होता है फिर उसमें काम होता है। हाँ। तो सर अगर डेटा एनालिटिक्स आपके सेंस में ले तो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर पे आपने जो काम किया तो किया, लेकिन उसके लिए पीछे में तो कोई कहीं पे उसका डेटा सेंटर है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना डेफिनेशन अलग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये AWS आपको 3 चीज़ प्रोवाइड करता है। वो जी ये सर। बोलता है कि अगर आपको जस्ट अपना सॉफ्टवेयर रन करना है तो आप ये SaaS सर्विस को ऑप्ट करो। समझ रहे हो? जी सर। AWS बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप ही कंट्रोल करो, कौन सा लैंग्वेज पे काम करना चाहिए वो भी आप कंट्रोल करो, कितना स्टोरेज होना चाहिए वो भी आप डिसाइड करो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज ऑप्ट करो। ये AWS कहता है हमको, वो ये जी सर। सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या ऑप्ट करना चाहिए, yes या नो। वो जी ये सर। नहीं कहता कि आप ये ऑप्ट करो, वो ये कहता है ये 3 ऑप्शंस हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अलोंग मैं ये 3 आपको दे सकता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर बोलोगे कि भाई आपको जस्ट सॉफ्टवेयर रन करना है, तो आपको क्या चाहिए भाई? आपको तो बस एक एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए ना, कि भाई इतना GB रैम हो, इतना GB रोम हो, और ये सॉफ्टवेयर को रन करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल हो, बस ये 3 चीज़ें जी आपको सर। चाहिए। और ये डेटा मैनेज कर लेना अपने आप, राइट। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की बात करते हैं तो आप बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। आपको मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस में शिफ्ट आपको करना पड़ता है, पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको लेना पड़ता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज की बात होती है तो इसका मतलब सब कुछ का एक्सेस आप पे होगा, और प्लस उनका एक्सेस अमेजोन वालों के पास भी होगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का काम यहाँ AWS खुद मैनेज कर लेता है। तो ये जो ये IaaS, PaaS और ये SaaS, ये जो हैं, ये AWS आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? AWS प्रोवाइड कर रहा है। AWS प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया, और एक आपका हो जाता है बेसिक ऑन साइट, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ, रेड वाला क्या लिखा हुआ है कि ये कौन सर्विस मैनेज करेगा? प्रोवाइडर मैनेजर्स। ये सर्विस प्रोवाइडर। और कौन है अभी हमारे एंड में सर्विस प्रोवाइडर? AWS। AWS।
ठीक है। ये अमेज़न। और ये ब्लू वाले कौन है, ये हम मैनेज करेंगे। तो जब मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करता हूँ, तो अभी मैंने कहा ना कि भाई सब कुछ कौन मैनेज करेगा, सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस सॉफ्टवेयर उसे दे देना है और उसे बोलना है ये रन करते रहना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ी ना चल रहे हैं, वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चल रहे हैं वहाँ पर। अगर जस्ट एक सॉफ्टवेयर की बात है तो यहाँ पर नेटवर्किंग मैनेज का काम, स्टोरेज का काम, सर्वर्स का काम, वर्चुअलाइजेशन का काम। क्या होता है वर्चुअलाइजेशन का काम? वही डेस्कटॉप को वर्चुअल, जैसे बिल्कुल। लिनक्स का, हाँ, जैसे डिफरेंट आपने डिफरेंट। लिनक्स का एग्जांपल दिया, तो वो उसी तरह लिनक्स प्लेटफॉर्म पे काम करना या बिल्कुल विंडोज पे सही, काम करना। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना। मिडलवेयर क्या होता है, सिक्योरिटी लेयर्स पे काम करना, राइट। रन टाइम मतलब तुरंत, और डेटा आपका और एप्लीकेशन भी आपका। तो सैस में आप कुछ मैनेज नहीं करते हैं, इसमें एप्लीकेशन वर्ड होना चाहिए, हम एप्लीकेशन मैनेज करते हैं इसमें, क्योंकि हम अपना एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। पैस में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में, हम डेटा और एप्लीकेशन दो चीज़ मैनेज करते हैं। ये याद नहीं रखना है आपको, ध्यान रखना है, ये जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ओएस से लेकर के एप्लीकेशन तक हम मैनेज करते हैं। हम क्या मैनेज नहीं करते हैं, नेटवर्किंग का काम हम मैनेज नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या, नेटवर्किंग मतलब क्या? भाई एक डेटा सेंटर में आपका डेटा रखा हुआ है या दूसरे में रखा हुआ है, ये आप थोड़ी ना वहाँ पर चेक करोगे, ये किसका काम है? ये अमेज़न का काम रहेगा। ये तो अमेज़न का काम है ना, कि किस रीजन में डेटा सेंटर, मतलब किस रीजन के कौन से अवेलेबिलिटी जोन में कितना कॉपी रखना है मुझे डेटा सेंटर का, ये तो उनका काम है, अमेज़न वालों का काम अच्छा। है। तो नेटवर्किंग का काम, भाई मान लेते हैं कल को उनको गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि ये जोन खाली करो, ये हाईली सिस्मिक जोन है, भूकंप आते रहते हैं, एक एग्जांपल की बात है, ये सब पहले ही चेक हो जाता है वैसे। उनको मान लेते हैं समहाउ एक रीज़न दे दिया कि खाली करने के लिए, तो उस केस में एक जगह से डेटा को दूसरे जगह वो सेंड करेंगे, वो नेटवर्किंग का काम किसका होगा भाई, हमारा थोड़ी ना होगा, वो अमेज़न अमेजन अमेज़न मैनेज करेगा। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ना, आपको हमेशा वही चीज़ मैनेज करते हैं, और ये तीन ही ऑप्शन होता है। ऑन साइट का ऑप्शन मिलता ही नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ दे दिया है। हम ऑन साइट मैनेज नहीं करते, ऑन साइट का मतलब होता है फिर खुद ही का बना लो। हाँ। भाई बात तो मतलब ये ना, आप नेटवर्किंग भी खुद कर रहे हो, स्टोरेज भी खुद कर रहे हो, सर्वर भी खुद कर रहे हो, वर्चुअलाइजेशन ओएस से लेकर के एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ आप ही का है। ऑन साइट का ठीक है। मतलब सब कुछ आप ही ने बना लिया। ठीक है। तो ज़्यादातर जो जो बड़ी कंपनी होती हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो ऑन साइट को यूज़ करेंगी। और बहुत सारी कंपनी अभी जो मार्केट में चल रही है सैस, वो इसके बेस पे, जैसे आपने सैप का नाम सुना होगा। सैप सुना है ना हाँ। आपने? वो क्या हाँ, है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड बिल्कुल। ऐसे के, और प्रोग्राम्स करके ऐसे शायद होता है। वो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट एज अ सर्विस है। भाई आप अपने विंडो में इंस्टॉल थोड़ी ना करते हैं उसे, उसे वेब बेस्ड लॉगिन करते हैं। वो राउटर बेस्ड, जब जब पहले आज से आठ, ये मान लो 4-5 साल पहले, मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, रोबोटिक्स का सॉफ्टवेयर था वो। उसमें क्या था कि यहाँ पर आप ना कुछ अपना क्वेरी लिखेंगे, वो काइंड ऑफ सीक्वल क्वेरी सिमिलर होगा, ठीक है। और वो जो रोबोट है, वो आपका यहाँ नहीं है, वो रोबोट है आपका जर्मनी में। और वो रोबोट वहाँ ऑपरेट हो जाएगा। अब सोचो वो चीज़ कैसे पॉसिबल था, विदाउट क्लाउड तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नहीं सर। तो ये एक कंपनी थी आपकी, एबीबी रोबोट्स, ये वो चीज़ काम कराती थी आपका, देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल सप्लायर करती है। और ये प्रॉपर आपका क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे काम करती है। ये रोबोट अगर यहाँ नहीं रखा है, ये जर्मनी में रखा है, तो इसको मैं यहाँ नोएडा से बैठ के कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इसका सारा डेटा लोकेशन डेटाबेस में है, और वो सब स्टोर है आपका क्लाउड पे। कल को मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा यहाँ स्टोर है। भाई अगर हम मून मिशन कर रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे कि आपका मून मिशन बस आपके लैपटॉप से कंट्रोल हो, बताओ? नहीं। आप तो ये चाहोगे ना कि इन केस अगर सडन कोई ब्रेकडाउन होता है, तो तुरंत आप दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन करके कर सको, राइट। जी तो सर। ये सब काम क्लाउड पे होता है, और आने वाले टाइम में क्लाउड पे शिफ्ट होना हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वही एक वन एंड ओनली ऑप्शन है। और क्लाउड क्या है, क्लाउड आपका कुछ नहीं है, जस्ट वर्चुअलाइजेशन है आपके कंप्यूटिंग सर्विसेज का, कंप्यूटर्स का, स्टोरेज सर्विसेज का, नेटवर्किंग का। जो काम आप अकेले कर सकते थे अपने कंप्यूटर के साथ, वो काम अब आप वन क्लिक में इंटरनेट के हेल्प से आप कर सकते हैं। यही जस्ट आपका AWS प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जी ओवरऑल सर। एक आपको आइडिया मिला होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते थे, हम इसमें अपना अकाउंट भी लॉगिन करेंगे अभी। अच्छा एक बात बताओ, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो होगा ना आप पे? हाँ है सर। क्योंकि उसके बगैर यहाँ लॉगिन नहीं चलता है ये। हाँ हाँ, वो हाँ। मैंने देखा था ठीक नेट है। पे पर। तो उसमें यहाँ कुछ पैसा भी कटता है क्या? नहीं, 2 रुपया मेरे ख्याल से कटेगा आपका, इंडियन जो आपके
रीजन के बेसिस पे 2 रुपये काटते हैं, और वो भी रिफंड हो जाता है विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये इशू भी आता है, हो सकता है कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट ना हो, ठीक है, 3-4 में मेरा ही क्रिएट हुआ था, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, AWS फ्री अकाउंट लॉगिन, ये आप लिख लो। ठीक है। यहाँ पर अकाउंट पे आ जाएगा, फ्री टीयर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, साइन अप पे, ठीक है, ऑप्शन आ एक जाएगा। सेकंड। जैसे क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। हम्म। ऐसा आया ना। ये फ्री टियर आपका 12 मंथ्स के लिए वैलिड है। यहाँ पर आप अपना एक यूज़र आईडी भर लो, अब ये सॉरी मेल आप अपना फिल कर लो, और जो फिल नहीं किया वो वाला करना। अब देखो, अब इसका ना हमारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये खुद में एक सर्विस है। AWS क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। सर्विसेज। ये वेबसाइट बेस्ड आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, भले ये खुद भी क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ये खुद वेबसाइट बेस्ड है सर्विस, ठीक है। तो इसका जो भी काम होगा वो लॉगिन करने के बाद ही होगा। ओके सर। तो यहाँ पे अभी लॉगिन कर लो। अभी तुरंत बना लूँ क्या आईडी? हाँ बना लो, वरना आगे का तो स्टेप ही नहीं होगा ना फिर हमारा कुछ इसमें। ओके सर, एक सेकंड। अब जैसे मैं इससे पहले मैं बैच ले रहा था तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मुझे भी दूसरा हाँ। बनाना पड़ेगा। अभी आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं भी दूसरा कल तक बना इसमें दूंगा। AWS अकाउंट नेम में क्या डालना है सर? यहाँ पे आप अपना नेम डाल लो, टेम्परेरी नेम, अच्छा। अपना पूरा नाम डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये और हम उसके अपना, बाद वेरीफाई करना है ना ईमेल एड्रेस? हाँ ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं अकाउंट नेम, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस कर दूँ ना? हाँ, आपके मेल पे आ जाएगा मेल, ईमेल पे मेल आ जाएगा आपके जीमेल पे, वेरीफाई कर लेना। उसके बाद बताओ क्या आ रहा है। अभी मेल नहीं आया वेरिफिकेशन का। तो आ हाँ, जाएगा। आ गया, आ गया है। 17690। OTP आ जाएगा। हाँ, आ गया सर। हम्म, वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई हो गया सर। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप आएगा प्रॉपर डिटेल्स फिल करने का। रूट यूजर पासवर्ड बोल रहे हैं। हाँ, पासवर्ड बना लो एक अपना, कंफर्म कर दो फिर उसे। ये जो अमेज़न वेब सर्विस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें अगर सही डायरेक्शन नहीं पता ना, हम्म। बंदा खो जाता है कि इसमें पढूं क्या। इसमें सर आ रहा है, हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS पर्सनल फॉर योर पर्सनल ओन? पर्सनल। यो फुल नेम डाल रहे हैं तो डाल देते हैं। फोन नंबर इंडिया का हो रहेगा। एक सेकंड। एक सेकंड सर, कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं, करो। कंट्री और रीजन में तो इंडिया ही डालेंगे ना? हाँ, हाँ। एड्रेस। एड्रेस सर अपना परमानेंट एड्रेस डालने से कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिख रहे हैं कंटिन्यू स्टेप 2 of 5। कंटिन्यू स्टेप 2 of 5 ना, कंटिन्यू करो। उसमें फिर अब अगला स्टेप आएगा, ये कार्ड डिटेल्स का। एक सेकंड सर, वो एड्रेस थोड़ा लंबा भर दिया था वो, हम्म, वही चेंज करना बोल रहा है। हाँ, कार्ड डिटेल्स मांग रहा है। एक सर मैं अपना कार्ड लेके आता हूँ। हम्म।
तो क्रेडिट कार्ड भरना रहता है कि डेबिट कार्ड? पहले क्रेडिट कार्ड को प्रेफर कर लो। ठीक है सर। हाँ। क्रेडिट कार्ड वीजा वाला है मेरे पास, उससे हो जाएगा? हाँ, वीज़ा का ऑप्शन होगा, देखो आइकन दिखा रहा होगा वीज़ा का। हाँ, वंस। हम्म। फॉरेन ट्रांजैक्शन अलाउड होगा तो देख लेना कार्ड पे पहले। वो नहीं पता है सर, से तो कोई नहीं, आप एक होना बार चाहिए। ट्राई करो। हाँ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का रहता है ना, एक आपका ऑप्शन रहता है कार्ड में, जब लॉगिन करोगे ना ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में, तो उसमें हम्म। ऑप्शन रहता है कि कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि फ्रॉड भी होता है ना बहुत सारा, तो वो आप ऑफ कर सकते हैं। तो वो चेक करना होगा आपको एक बार, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। डू यू हैव अ पैन? यस। ये बस ये चेक करने के लिए फिल करते हैं कि आप लेजिटिमेट यूज़र हो या नहीं, बस। क्योंकि इनका सर्विसेज बहुत बड़ा है ना, अगर फ्रॉड सब होंगे तो फ्रॉडस्टर सब होंगे तो फ्री में यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे। और इसमें होता क्या हाँ। है कि जो जो हम सीखेंगे ना, उनको तुरंत हम्म। शट डाउन भी कर देंगे, अदरवाइज इसमें बिलिंग आता है, और बिलिंग आने से पहले ये हमें बताता है, ठीक है, तो वो हम पहले ही ऑफ कर देंगे कि बिल ना आए वो हमारा। ओटीपी मांग रहा है वो, मतलब जो। हाँ, फिल कर दो, 2 रुपये के आसपास कटेगा आपका। हाँ, दो ही कट रहे हैं सर, हम्म। देखा मैंने भी। हो गया। नहीं, फिर कंफर्म योर आइडेंटिटी बोल रहा है। कंफर्म योर आइडेंटिटी। प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज़ ओनरशिप ना। टाइप, इंडिविजुअल। हम्म। फिर से पैन नंबर मांग रहा है, चाहिए। अमाउंट डिडक्ट हो गया है। हाँ, लग तो रहा है। हाँ, हो गया। I consent to allow using and send the information above to a third हाँ party ठीक है, service. ठीक है। हाँ, ये 1 मिनट रीड करना। थर्ड पार्टी में क्या कार्ड का डिटेल तो नहीं भेज रहा ना? कार्ड का डिटेल तो ऐसे नहीं भेजता है। Identify for identity verification ठीक है, purpose. ठीक है, कर दो। हाँ। Confirm your identity. Step 5 दिखा रहा है, 4 of 5. हाँ, तो बस होने वाला है, कर लो। Text message. Country or region. India. आपने कार्ड का डिटेल तो भर लिया है ना? आप स्क्रीन शेयर कर हाँ सकते हो मुझे। हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ, एक सेकंड सर, मैं स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ, भूल गया हाँ। कैसे बताना। नहीं, कार्ड का डिटेल भर रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं बोला था। अच्छा। हाँ, अब दिख रहा है सर? हाँ, ठीक है, करो। नेक्स्ट करो। ये कैप्चा फिल कर लो। ये एक तो कैप्चा इनका अजीब सा आ जाता है, इसको ढंग से देखना, ठीक है। XT क्या है, W28 है ना? और उसके बाद एस है। S भी है, अच्छा। हाँ, S भी है। हाँ, देखो वेरीफाई कोड करो, आया होगा। मैसेज आया होगा ना? हम्म। हाँ, आ मे- गया। हाँ बे, अब बहुत क्या सही, करना है सर? ठीक है। यहाँ नीचे जाओ, देखो ये जो फ्री प्लान है ना, इसे रीड करो, देखो क्या क्या लिखा है इसमें। Recommend for new user just getting started with AWS 24/7 self-service access to AWS resources हम्म। for account and billing issues only, ठीक है, access to personal health dashboard and trusted advisor. ठीक है। 24/7 एक्सेस रहेगा, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है एंटरप्राइज में।
From ठीक है। $15,000 a month, you will receive 15-minute responses time हम्म। and configure मतलब। इसका मतलब अगर आप डेवलपर या बिजनेस यूज़ करते हैं ना, तो हम्म। पहले आपको बता देता है अगर एंटरप्राइज लेवल पे सपोर्ट चाहिए तो। हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने बेसिक पे पहले सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम्म। कंप्लीट कर लो। और ये करने के बाद ना अपना क्रेडिट कार्ड में जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग करके बहुत बढ़िया आपका बन गया है, ठीक है। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। काम तो नहीं आएगा आगे, बस याद रखने के लिए कि आपका AWS अकाउंट बन चुका है, ठीक है। वो जो आपका क्रेडिट कार्ड का होगा ना ऑनलाइन नेट बैंकिंग, हम्म। वहाँ पे जाके ना अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना ऑफ कर लेना कुछ दिन के लिए, ठीक है। ठीक है सर, वो कर क्योंकि लूंगा मैं हाँ, आज। क्योंकि पता नहीं है कि आगे कुछ अभी कट करे या ना करे, तो ऑफ करके रखना उसे, ठीक है। जी सर। हाँ, वैसे तो नहीं करता है। अब ये देखिए, ये आपका आ गया मैनेजमेंट कंसोल आ गया। बस क्लिक करो हम्म। इसमें। मुबारक हो, आपका तो बन चुका है। मेरा नहीं बना था, लेकिन मेरे को अब क्या कोई करना दूसरे है? अकाउंट से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर माय रोल पे सिलेक्ट कर लो। हाँ, यहाँ पर आप अपना बेसिक रख लो, हाँ एकेडमिक रिसर्चर, ठीक है ठीक है। हाँ, और इंटरेस्टेड में कोई भी एक डेटा ले लो, बिग डेटा एनालिटिक्स ले लो या AI मशीन लर्निंग ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट करो। उससे रिलेटेड ना सर्विसेज भेजेगा मेल पे, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा बस, ठीक है। हम्म। अब देखो, थोड़ा पढ़ पढ़ के चलो। ये क्योंकि सबमिट तो कर ही दोगे। देखो नीचे जाओ जरा, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी बताया ना मैंने, वर्चुअल मशीन्स हम्म। आपके डिफरेंट, जैसे लिनक्स बेस्ड अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो वो हम यहाँ पर। हेलो। हाँ, मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? हाँ आ गया सर, ब्रेक हो गया था पता नहीं अच्छा, क्यों बीच में। वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस सबसे सिंपल आपका होता है वेबसाइट बनाने के लिए। एक अपने वेब एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। और देखो क्या ऑप्शन दे रखा है। लॉन्च और व्यू ऑल ट्यूटोरियल्स करके लिखा हुआ है, वो नहीं, नीचे देखता हूँ। नीचे जाओ ना, वो तो ट्यूटोरियल्स में सारा दे देगा। हाँ, नीचे जाओ। अच्छा, नीचे फुटर है, ठीक है। तो हम्म। बस ये आप साइन इन कर लो। साइन इन इनटू द कंसोल, ऊपर ऑप्शन आ रहा है देखो। यहाँ पर सबमिट भी आ रहा है ना। अरे एक बार सबमिट पे देख लेना चाहिए था हमें, खैर कोई नहीं, अब बैक साइन करके इन। देखूँ? बैक करके एक बार देखो, वैसे तो बैक में लॉग आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। सबमिट करो नहीं, एक बार जरा। माय रोल इज, हाँ। एक सेकेंड, एकेडमिक रिसर्चर, सबमिट। ये जस्ट आपको ना वो भेजेगा, न्यूज़ भेजेगा, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है काम, ठीक है। साइन इन कर लो। ईमेल पे आपको डेली न्यूज़ लेटर्स भेजेगा बस, ठीक है। अब क्या करना है? हाँ, अब अपना मेल आईडी पास करो जो था आपका। हम्म। नेक्स्ट। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो फिल कर लो। ठीक है, ये सेव पे क्लिक कर लो, सेव पे कर लो, सेव पे, हाँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल अकाउंट टू सेव एंड फिल पासवर्ड, यस कर लो। आप अपना लॉगिन कर लो। आपका लॉगिन नहीं है ईमेल यहाँ पर। पता नहीं, शायद लॉग आउट हो गया, ऐसे लॉगिन तो है। चलो कोई नहीं है, फिर दोबारा से कंफर्म कर रहा आप ही हो। नहीं नहीं, आप ही का कंफर्मेशन कर रहा है। आप जल्दी सेव नहीं करते होंगे ना पासवर्ड। मैं पासवर्ड सेव ही नहीं करता हूँ। अच्छा, तो याद रखते हो पासवर्ड। हाँ। अच्छा, मेरा मेरा सारा पासवर्ड ना गूगल क्रोम जनरेटेड ही होता है, तो मुझे हाँ। सेव ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपका ना, ये जितना आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका शो कर रहा है कि क्या क्या मेन बेसिक फेमस सर्विसेज हैं, ठीक है। इसी टू ईसी हिस्ट्री। टू हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। S3 बकेट पे हम अपना स्टोरेज पे काम कर सकते हैं। ये अमेजोन का आपका रेडशिफ्ट वाला सर्विसेज, लैम्डा सर्विसेज पे हम काम कर सकते हैं। ये बेसिक चार फेमस हैं। इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा अमेजोन कितना बड़ा अपने आप में यूनिवर्स है, देखो। करूँ क्या सर हाँ, क्लिक? व्यू ऑल पे क्लिक करो। सर पहले ये जो नेक्स्ट लिख रहा है इसको क्या ये करना तो है? जस्ट आपको बता रहा है कि गो थ्रू करने के लिए। नेक्स्ट करके देख लो, वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। ये बता दे रहा है इधर।
कि यहाँ आप ये कर सकते हैं, यहाँ ये कर सकते हैं। जैसे होता है मतलब ना कि स्टार्टिंग में गाइड करता है आपको, वो गाइड कर रहा है, ठीक है, वो तो हम व्यू वैसे ही कर लेंगे। ऑफ। हाँ, क्लिक करो इस पे। जी सर। ये है अमेज़न। हाँ, देख रहे हो? जी सर। अब इसमें कहीं पर कोने में देखो, कहीं डेटा एनालिटिक्स होगा। को स्थित है। डी में चेक मैनेजमेंट करो, डी वर्ड में। डेटाबेस है। अब वो तो डायनामो डेटाबेस हो गया ना। हम्म, एनालिटिक्स होगा, देखो। हाँ, नीचे जाओ। अभी डेवलपर। नहीं आया। हाँ, और नीचे जाओ। ये हाँ, रहा मिल गया। एनालिटिक्स, है ना। इसमें काइनेसिस लिखा है ना, ये वाला, ठीक है। आपका काइनेसिस हो गया, क्विक साइट हो गया, डेटा पाइपलाइन हो गया, आपका इसमें हम लोग को अमेजोन। कौन सा करना है? इनमें हम करेंगे काइनेसिस पे करेंगे, क्लाउड सर्च पे करेंगे, डेटा पाइपलाइन पे करेंगे, अमेजोन ग्लू पे करेंगे। करेंगे काइनेसिस डेटा फेयर हाउस पे करेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख लेंगे इसमें, ठीक है। और ये लैम्डा भी करना रहता है क्या सर हम लोग को? देखो, करना तो हमें बहुत कुछ था हम्म। इसमें। अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूट सर्विसेज हमें पता होना चाहिए, हमारा जो करिकुलम चलेगा ना। एक बार हम्म। नीचे जाओ आराम आराम से इसमें। ये हम हर एक का ना ओवरव्यू लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आपको अमेजोन वेब सर्विस बोला है आपने कि मुझे आता है, तो इन हम्म। सब के बारे में एटलीस्ट आप 2 मिनट एक्सप्लेन कर सको, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो ये कंप्यूट सर्विसेज कंटेनर्स हो गया। और स्टोरेज तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए। डेटाबेस हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र, ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है ना, ये हम्म। उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है कि डेटा माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र क्या है, जो मैंने आपको हिंट दिया था। एक जी डेटा सर। सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर के लिए माइग्रेट कराना और ऑटोमेट करना उस चीज़ को। सेम वही नेटवर्किंग का काम भी उसी के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये आइडिया जी। लेंगे हम, ठीक है। राउटिंग S3 के थ्रू हम कैसे मैनेज करते हैं। डेवलपर्स टूल्स में आपका जो डेवऑप्स होते हैं वो आपका यहाँ पर वर्क करते हैं, देख रहे हैं, कोड कमिट करना, डिप्लॉय करना। जैसे गिटहब पे हम काम करेंगे ना, वैसे ही डेवलपर टूल्स में यहाँ पर भी काम होगा, ठीक है। जी। फिर ये इनेबलमेंट आपका अलग हो जाता है। रोबोटिक्स का नहीं है काम, ब्लॉकचेन नहीं है हमारा काम, गेम डेवलपमेंट नहीं है हमारा, सैटेलाइट नहीं है हमारा, क्वांटम नहीं है हमारा। ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो इसने नहीं छोड़ा है। आईओटी नहीं है हमारा, क्योंकि ये सब अलग अलग लाइन के सर्विसेज है, राइट। हम्म। एनालिटिक्स हम देखेंगे। इसके बाद एंड यूज़र कंप्यूटिंग नहीं है हमारा इसका पार्ट, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर बीच में आपका डेवऑप्स वाला है ना, मशीन लर्निंग, ये थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। अभी हम्म। आपके लेवल पे तो नहीं। अगर आप एमएल के लिए होते तो ये हम्म। आपके यहाँ पर यूज़ होता हमारा, ठीक है, क्योंकि हम करते हैं डिप्लॉयमेंट। बिजनेस अच्छा। एप्लीकेशन हम थोड़ा सा देखेंगे, सप्लाई चेन से रिलेटेड। फिर और ऊपर जाओ, और ऊपर। हाँ, मीडिया सर्विसेज का उतना यूज़ नहीं है। फ्रंट एंड एंड मोबाइल का हमारे लाइन से नहीं है, फिर भी हम गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। हम गो थ्रू सबसे कर लेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारा उतना जो मैंने आपको लेफ्ट साइड में बता दिया ना, वो मोर देन हम्म। इनफ है। और ऊपर आओ, ऊपर और ऊपर। हाँ, ये जो आपका बीच का है ना, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंसेस, ये हम्म। पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, ये उनका कोर एरिया है। ये उनको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो जी सर। देखेंगे, हम इसे कवर अप करना होगा तो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जी वैसे सर। रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमें वैसे, लेकिन अगर हम्म। रहा टाइम वाइम तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मेन आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट और बीच का हम्म। एनालिटिक्स का पार्ट, ठीक है। जी और सर। उसमें भी अगर आपके स्पेसिफिक मुझे लेके चलना है तो वो और कम हो जाएगा। तो वो उतना भी कम नहीं करना हमें। वो जो जो हम्म। रिक्वायर्ड है वो भी लेके चलेंगे, ठीक है। जी तो सर। चलिए, आप इसको एक बार एक्सप्लोर करना। आदि अकाउंट तो बन चुका है आपका, राइट। हम्म। इसमें एक्सप्लोर करना, ज़्यादा कुछ क्रिएट मत कर देना खुद से, क्योंकि बिल आता रहता है, तो कुछ भी बगैर पूछे मत क्रिएट करना इसमें, ठीक है, वरना जी दिक्कत हो सर। जाएगा। क्योंकि क्रिएट मतलब क्रिएट करते कैसे पहले वो तो पता चले। मतलब वही, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट में गलती से क्रिएट हो जाता है ना कुछ, हम्म। तो ये नहीं बिलिंग नहीं देना नहीं। स्टार्ट कर देगा। और वो आपको पता है क्रेडिट कार्ड अटैच है ना। जी सर। इसलिए हाँ। पहले ही मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन ऑफ कर देना, क्योंकि हाँ। बिलिंग का इशू रह जाता है इसमें, ठीक जी है। सर, मैं वैसे ये कर दूँ। सजेस्ट करेगा, मतलब बिल भेजने से पहले बताएगा, लेकिन नहीं, हमें उस पहुंचना ही नहीं है वहाँ तक, ठीक है। ये आपके सारे देख रहे हैं, ये आपके अभी आप कौन से रीजन में कनेक्टेड हो। सिडनी। सिडनी में देखो, चेंज करो वहाँ पर उसे।
ऑप्शन आता है, देख रहे हैं एशिया पैसिफिक में आप सिडनी में कनेक्टेड हो। ये वही वो सारे एपी साउथ ईस्ट 2, एपी साउथ ईस्ट 1, ये सब क्या शो कर रहा है, ये रीजन्स शो कर रहा है, रीजन्स में अवेलेबिलिटी जोन शो कर रहा है ये। नीचे जाओ देखो कहीं पर इंडिया दिखेगा आपको, यहाँ पर नीचे आओ। अभी शो नहीं कर रहा है इसमें। नहीं सर। हाँ अभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, वो एशिया पैसिफिक में ही आपको इन्होंने दिया है अभी। एशिया अच्छा। पैसिफिक में आपका मुंबई शो नहीं किया, अभी आपका डेटा सिडनी का शो कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें कौन सा अभी अपना है सर, है ना, मुंबई है एशिया सर। पैसिफिक मुंबई है ना वो रहा, ठीक है। हाँ। मुंबई में एक ही शो कर रहा है अभी। हैदराबाद जब इन्होंने बना दिया तो शो तो करना चाहिए उन्हें। चलो ठीक है आदि, मिलते हैं फिर आपसे मंडे को, ठीक है। ओके सर। और टाइमिंग का देखेंगे, अगर पॉसिबल रहा हम्म। तो मॉर्निंग में भी हम 9 to 10 रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को पहुंचने पहुंचने में कभी कभार हम्म। मतलब ऐसा जाम मिल जाता है